तो हेलो दोस्तों, हम लोग ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन 50 तक देख लिए थे। उसके बाद आज हम लोग आगे चलिए देखते हैं। 50 क्वेश्चन आज देख लेंगे। टोटल बोले थे 200 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजांड को ढकने वाली परत को क्या कहते हैं, बताइए। बीजांड को ढकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो एंटू गुमेट कहते हैं। ये बीजांड को सुरक्षा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बीज आवरण कहाँ से बनता है, बताइए। बीज आवरण कहाँ से बनता है? बामन क्वेश्चन। बीज आवरण कहाँ से बनता है? ए एंटुगुमेट से बनता है। ऑप्शन बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53। पेरिस्पर्म क्या है? ते अवशिष्ट न्यूक्लियस है। अवशिष्ट न्यूक्लियस परिपक्व बीज होने के बाद जो बचता। चलिए अगला। काली मिर्च में पेरिस्पर्म किससे बनता है? काली मिर्च में पेरिस्पर्म किससे से बनता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54। काली मिर्च में पेरिस्पर्म किससे बनता है? ऑप्शन ए न्यूसिलस। न्यूसिलस। काली मिर्च में अवशिष्ट न्यूसिलस पेरिस्पर्म बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आप स्थानिक भ्रूण किसमें पाया जाता है? आप स्थानिक भ्रूण किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55। तो आपको नींबू हो जाएगा। ऑप्शन बॉल। आप स्थानीय भ्रूण किसमें पाया जाता है? तो नींबू में। चलिए अगला क्वेश्चन। जीनस में पराग कण होता है। जीनस में पराग कण होता है। जीनस में पराग कण होता है। तो आपको जल की सतह पर है। ए नरभाग जल पर की सतह पर तैरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रीला में परागण होता है। हाइड्रीला में परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 57। हाइड्रीला में परागण होता है। ए ऑप्शन पानी के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुकूल परागण के लिए कलंक स्टिग्मा में क्या होना चाहिए? अनुकूल परागण के लिए कलंक स्टिग्मा में क्या होना चाहिए? अनुकूल परागण के लिए स्टिग्मा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ऑप्शन इसको में सभी हो जाएगा। ये आपको नमी भी चाहिए, ग्राही क्षमता और शर्करा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। पराग कण अंकुरन के समय किसका निर्माण होता है? पराग कण अंकुरन के समय किसका निर्माण होता है? पराग कण अंकुरन के समय किसका निर्माण होता है? परागनली को। शुक्राणु को परागनली तक ले जाता है। शुक्राणु को भ्रूण कोष तक ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। दीर्घकालीन परागकण संरक्षण किस तापमान पर होता है? दीर्घकालीन परागण संरक्षण किस तापमान पर होता है? सर दीर्घकालीन परागकण संरक्षण किस तापमान पर होता है? ये आपको -196 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन में रखा जाता है। दीर्घकालीन परागकण संरक्षण किस तापमान पर होता है? आपको -196 यानी नाइट्रोजन में रखा जाता है। आप लोग को भी पता है शुक्राणु उसको नाइट्रोजन में रखा जाता है सुरक्षित -196 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए। पराग कण बैंक में पराग कण को संरक्षित किया जाता है। ये आपको तरल नाइट्रोजन अभी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन। कुष्ठरोगी किससे किससे कहते हैं? कुष्ठरोगी किससे कहते हैं? कुष्ठरोगी किससे कहते हैं? ते बंद फूलों में स्वपरागण। इसमें फूल कभी नहीं खिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। केमिलिना में कोस्टगेम फूल होता है, बताइए। ये कभी नहीं खुलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वभाव सेल्फ इंकोपेटेबिलिटी किससे कहते हैं? ये स्वपरागण ना हो सकने की स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन। एस लोकस किससे संबंधित है? एस लोकस किससे संबंधित है? एस लोकस किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वबाधिता से। चलिए अगला क्वेश्चन। एमेंट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? एमेंट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? तो ऑप्शन एप्पल वायु परागण पौधे में।
कीट परागन फूलों में क्या नहीं पाया जाता है? कीट परागन फूलों में क्या नहीं पाया जाता है? बड़े हल्के और परागन कण। आपको पता है, मकरंद पाया जाता है, चमकीले रंग पाए जाते हैं, सुगंध भी पाया जाता है। सुगंध आपको दलपुंज यानी कुरेला में पाया जाता है, उससे रात को भौरा वहां पे नहीं चमकता है। तो कीट परागी फूलों में क्यों नहीं पाया जाता? बड़े हल्के परागन है, सुगंधित सुगंध होता है, मकरंद होता है, चमकीले भी होता है। कुरेला ये रंगों का आकर्षण करता, भौरों का आकर्षण करता है। दलपुंज में बताएं, पिछला क्लास में एक फूल का क्लास लिया, उसमें बताए हैं कि भौरों का आकर्षण करने का काम दलपुंज यानी कुरेला करता है। वो भौरों का आकर्षण रंग बिरंग का होता है, जो चमकीला बोल रहे हैं। सुगंध जो फूल दिन में रात में खिलते हैं उसमें उसको जो रात में खिलते हैं उसमें सुगंध ज्यादा होता है, दिन में खिलते हैं उसमें कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु परागन फूलों में क्या पाया जाता है, बताइए। वायु परागन फूलों में क्या पाया जाता है? तो बड़े हल्के परागकण। चलिए, वायु मतलब जब वायु, इससे एग्जांपल में मक्का हो जाएगा, मक्का हो गया, धान हो गया, ये सब उसमें हवा के लहरे से ऐसे ऐसे हिलते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आने से परागन करते हैं। पराग वाहिनी परत का क्या कार्य है? तो ये पोषण देना इसका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन। सिनजिल्ड कोशिका को क्या कहते हैं? सिनजिल्ड कोशिका को क्या कहते हैं? पराग नली की कोशिका को दिशा देना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्रुवीय केंद्र कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय केंद्र कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय केंद्र कहाँ पाया जाता है? ते भ्रूण कोश के मत पाया जाता है। ऑप्शन बोल। चलिए अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन किस में पाया जाता है? पेनिसिलिन किस में पाया जाता है? ए सिड जिल्ड में पाया जाता है। सिन जिल्ड। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। चलिए अगला। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय फल बनता है। देखिए, ये आपको ओवरी हो गया, ये आपको ओवरी हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये आपको पुंकेसर हो गया, ये पराग कोश हो गया, ये पराग कण हो गया। ये पराग कण वर्तिका तक पहुंचना परागन कहलाता है। और यहाँ से दो पराग कण वर्तिकाग्र होते हुए अंदर आता है। ओवरी में तीन पहले से ही अंडा होता है, इसमें एक परागकण एक अंडा मिलकर भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और एक परागकण और दो अंडा मिलकर एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ते भ्रूण फिर जाकर ये फल में विकसित हो जाता है। तो आप लोग आराम से पढ़िए और चाकर पकर थोड़ा कम कीजिए। और हाँ, अगर अभी आप नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो है ये है दिल्ली गुजरात लोहा फैक्ट्री, तो वहाँ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो बिना फॉर्म भर ले ही पहुँच जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। मेगा अस्पोर मेगा अस्पोरोजेनिस किससे कहते हैं? मेगा अस्पोरोजेनिस किससे कहते हैं? तो ये मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। माइक्रो स्पोरोजेनिस किससे कहते हैं? तो मेगा स्पोरस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बता दिए। बीजांड में मेगा स्पोर मातृ कोशिका से कितने मेगा स्पोर बनते हैं? तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सूत्री विभाजन से बनते हैं। पोलेन मातृ कोशिका में कितने परागकण होते हैं? तो इसको भी 4 हो जाएगा। एंडोस्पर्म का विकास किससे होता है? तो भ्रूण कोश से होता है।
प्राथमिक भ्रूण कोष से परमाणु न्यूक्लियर न्यूक्लियस भ्रूण कोष का उदाहरण है। तो परमाणु न्यूक्लियर भ्रूण कोष का उदाहरण है नारियल। कोशिका भ्रूण कोष का उदाहरण है, कोशिका भ्रूण कोष का उदाहरण है धतूरा। चलिए अगला क्वेश्चन, बीज प्रस्तुता किसके कारण होता है? तो आपको सभी हो जाएगा, बीज आवरण के कठोरता से, अपरिपक्व भ्रूण से और निरोधक पदार्थ से। ये आपका सही हो जाएगा। विकासी का बीज प्रस्तुतता किससे के कारण होता है? तो बीज के आवरण की कठोरता से, परिपक्व भ्रूण से और निरोधक पदार्थ से। चलिए अगला क्वेश्चन, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सभी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, ऑक्सीजन और उचित तापमान, नमी के कारण भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एपीजिलियस अंकुरण में क्या ऊपर होता है? एपीजिलियस अंकुरण में क्या ऊपर होता है? एपीजिलियम अंकुरण में क्या ऊपर होता है? तो आपको बीज पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइपोजिलिया अंकुरण में क्या जमीन में रहता है? हाइपोजियल अंकुरण में क्या जमीन में रहता है? तो इसका ऑप्शन बीज पत्र हो जाएगा, ऑप्शन बॉल। चना में किस प्रकार का अंकुरण होता है? बताइए, चना में किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो इसमें हाइपोजिलियर होता है, जीएल। अरंडी में किस प्रकार का अंकुरण होता है? अरंडी में किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो एपीजिलियस होता है। चलिए आप अगला, ऑर्किड परागण किस प्रकार की होते हैं? ऑर्किड परागण किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है पोलिनियम। एकांतरी जाति में क्या होता है? तो इसमें नर मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं। एकांतरी जाति में क्या होता है? तो इसमें नर और मादा अलग अलग फूल के पौधे पर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एकलिंगी श्री में क्या होता है? एकलिंगी श्री में, एकलिंगी श्री में नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं। एक लिंगी पौधे में नर और मादा एक ही फूल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लौकी में कौन सी स्थिति होती है? लौकी में कौन सी स्थिति होती है बताइए? लौकी में आपको एक लिंगी होती है, ऑप्शन बॉल। पपीता में कौन सी स्थिति होती है बताइए? पपीता में कौन सी स्थिति होती है? द्विलिंगी होती है, इसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं। हेटेरोस्टाइली किससे कहते हैं? हेटेरोस्टाइली किसे कहते हैं? हेटेरोस्टाइलिन किसे कहते हैं? तो एक ही जाति में भिन्न लंबाई के प्रतीका को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राइम रोज में हेटेरोस्टाइल का उदाहरण है, इसमें कितने प्रकार के फूल होते हैं? प्राइम रोज में हेटेरोस्टाइली का उदाहरण है, इसमें कितनी प्रकार के फूल होते हैं? तो इसमें दो होता है, एक लंबा वर्तिका होता है और एक छोटा वर्तिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, परागकण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परागण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परागण का मुख्य उद्देश्य पराग को कलंक तक पहुंचाना, यानी ये हो गया आपका ये आपको वर्तिका हो गया, ये आपको पुंकेसर हो गया, ये पराग कोष हो गया, ये पराग कण हो गया। तो पराग कण को वर्तिका तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
आर्थिक दृष्टि से परागण का महत्व है। आर्थिक दृष्टि से परागण का महत्व है। तो आर्थिक स्थिति से परागण का महत्व है उत्पादन को बढ़ाना और विविधता लाना, दोनों इसमें हो जाएगा। एगो परागण दो तरह का होता है, एगो सेल्फ पोलिनेशन और एगो क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब अच्छा होता है, मतलब एक दूसरा परागण दूसरे फूल पर निषेचन करता है, वो क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। बीजांड में कितने इनपुट होते हैं? इंटुगमेंट होते हैं। बीजांड में कितने इंटुगमेंट होते हैं? बीजांड में कितने इंटुगमेंट होते हैं? तो ये दो, एगो बाहरी एगो भीतरी। बीजांड में किस प्रकार की संरचना होती है? बीजांड में किस प्रकार की संरचना होती है? ऑप्शन ए पहल मेगास्पोरेंजियस जीएम। परागकोश किस प्रकार का संरचना है? क्वेश्चन नंबर 98। परागकोश किस प्रकार की संरचना है, बताइए। ए माइक्रोस्पेरिजियम होगा, माइक्रोस्पेरिजियम। एक परिपक्व परागण में कितनी कोशिकाएं होती है? एक परिपक्व परागण में कितनी कोशिकाएं होती है? दो। चलिए अगला क्वेश्चन। परागकण में नली कोशिका का कार्य क्या है? परागकण में नली कोशिका का कार्य क्या है? तो परागकण में नली का कार्य है परागण नलिका बनाना। चलिए